जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बच्चों कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार, इस पाठ से संबंधित जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं, देर न करते। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मौलिक अधिकारों का अर्थ और परिभाषा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो मौलिक अधिकारों का अर्थ और परिभाषा लिखिए। तो वे अधिकार जो मानव जीवन के लिए मौलिक तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा जो है नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देश की न्यायपालिका एक प्रहरी की भांति इन अधिकारों की सुरक्षा करती है। बच्चों, राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का चौमुखी विकास व उनका कल्याण करना है। इसलिए संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जीएन जोशी का कथन है कि मौलिक अधिकार ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक स्वतंत्र लोक राज्य के नागरिक अपने सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इनके बिना लोकतांत्रिक शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता और बहुमत की ओर से अत्याचारों खतरा बना रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। ये व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक जीवन के प्रभावात्मक उपयोग के एकमात्र साधन है। मौलिक अधिकारों द्वारा उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके अभाव में व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग। नंबर 2, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति, विशेष वर्ग अथवा दल की तानाशाही को रोकने के प्रमुख साधन है। मौलिक अधिकार सरकार एवं बहुसंख्यकों के अत्याचारों से व्यक्ति की, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते हैं। अल्पसंख्यक माने क्या होते हैं बच्चों? जो संख्या में कम होते हैं। नंबर 3, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक नियंत्रण के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। नंबर 4, मौलिक अधिकार नागरिकों को न्याय तथा उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य उचित संतुलन स्थापित करते हैं। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संक्षेप में आलोचना कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों की संक्षेप में जो है आलोचना कीजिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, भारतीय संविधान बच्चों वर्णित मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है। नंबर 1, इनमें काम पाने, आराम करने तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों का अभाव देखने को मिलता है। नंबर 2, मौलिक अधिकार पर इतने अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि उनके स्वतंत्र उपभोग पर स्वयंमेव प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः कुछ आलोचकों ने यहाँ तक कह दिया है कि भाग 4 का शीर्षक नीति निर्देशक तत्वों के स्थान पर नीति निर्देशक तत्व तथा उनके ऊपर प्रतिबंध ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। नंबर 3, शासन द्वारा मौलिक अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था दोषपूर्ण है। नंबर 4, निवारक निरोध द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। नंबर 5, आपातकाल लागू किए जाने के दौर में कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त हो जाती है। नंबर 6, संपत्ति का अधिकार घर की अलंघता का अधिकार है। नेक नामी बनाए रखने का अधिकार, वृद्धावस्था व अपंग होने की अवस्था में जीवन यापन की सुविधा का अधिकार है। जैसे अनेक अधिकारों का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं किया गया है। इस प्रकार देश के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का क्षेत्र अत्यंत संकुचित दिखाई पड़ता है और ये अधिकार भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए बौने साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, मौलिक अधिकारों के स्थगन पर प्रकाश डालिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। मौलिक अधिकारों के स्थगन पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। मौलिक अधिकारों में विशेष परिस्थितियों के निमित्त संविधान में संशोधन द्वारा संसद परिवर्तन भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा ये मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से भी स्थगित किए जा सकते हैं या काफ़ी सीमा तक सीमित किए जा सकते हैं। इसलिए आलोचकों का विचार है कि संविधान के इस अनुच्छेद का लाभ उठाकर देश में कभी भी
सरकार तानाशाह बन सकती है, किंतु ऐसा सोचना या कहना गलत है, क्योंकि ऐसा सरकार अपने हित में नहीं वरन लोक हित में करती है। असाधारण परिस्थितियों में देश का हित व्यक्तिगत हित से अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए विशेष परिस्थितियों में ही मौलिक अधिकारों को स्थगित या सीमित किया जाता है। आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में यह व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है कि यही व्यवस्था संविधान का जीवन होगी, इससे प्रजातंत्र की हत्या नहीं वरन सुरक्षा होगी। प्रजातंत्र को बच्चों लोकतंत्र भी कहते हैं, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है। पाँचवा है मौलिक कर्तव्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। पाँचवा, मौलिक कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिया गया है और भाग 4 का में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद पूछेगा बच्चों तो अनुच्छेद जो है 51 का इसमें जो है वर्णित किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया बच्चों? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर प्रकाश डालिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, अनेक दृष्टियों से मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नंबर 1, इनका पालन करने से देश की एकता तथा अखंडता को सुदृढ़ किया जा सकता है, यानी मजबूत किया जा सकता है। नंबर 2, इनका पालन करने से देश की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। नंबर 3, इन कर्तव्यों का पालन करने से राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा की जा सकती है। नंबर 4, ये कर्तव्य लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं। नंबर 5, इनका पालन करना प्रदूषण को दूर करने तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। संविधान प्रदत्त अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इन अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उल्लंघन कार्यपालिका और विधानमंडल भी नहीं कर सकते। विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा कोई नियम यदि मूल अधिकारों का विरोध करता है तो यहाँ तक विरोध की मात्रा है, उस मात्रा तक वह कानून अथवा नियम उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार ये मूल अधिकार शासक वर्ग की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं। इससे शासक वर्ग नागरिकों के अधिकारों का हनन करने में असमर्थ रहता है और नागरिकों में आत्मनिर्भरता की जो है भावना का विकास होता है। यदि शासक वर्ग नागरिकों के मूल अधिकारों पर कुठाराघात करता है तो वह नागरिकों को यह अधिकार है कि वह उनकी सुरक्षा की मांग उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। यदि नागरिक को यह अधिकार प्राप्त न हो तो इन अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे विस्तृत अधिकार पत्र। भारत का संविधान भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार विश्व के अनेक संविधानों में निहित मौलिक अधिकारों से बहुत अधिक विस्तृत है, यानी बच्चों लंबा है। नंबर 2, व्यवहारिक सिद्धांतों पर आधारित। मौलिक अधिकार व्यवहारिक सिद्धांतों पर जो है आधारित होने के कारण संपूर्ण समाज के लिए बहुत आवश्यक एवं उपयोगी है। नंबर 3, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है वरन संविधान द्वारा उन पर उचित तथा विवेकपूर्ण प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। नंबर 4, मौलिक अधिकारों का निषेधात्मक प्रकृति। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है क्योंकि राज्य से आशा की जाती है कि वह मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप न करे। नंबर 5, मौलिक अधिकार न्याय युक्त होते हैं। यदि मौलिक अधिकार के विरुद्ध केंद्र अथवा राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है तो उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नंबर 6 बच्चों, मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्याख्या। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। मौलिक अधिकारों में छठा एवं अंतिम मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 इस धारणा संबंधित है। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की संज्ञा दी जाती है। इस अनुच्छेद के तहत बच्चों आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिखिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिखिए। हेडिंग डाल लेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। देखो बच्चों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित नहीं किया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, जिनकी संख्या 10 थी, लेकिन 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें एक और बिंदु जोड़ा गया था। अब इनकी संख्या कितनी होगी बच्चों? 11। ये मोस्ट
फैक्ट है। ये बच्चों कॉम्पिटिटिव और नौकरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 संविधान, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। नंबर 2 राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों का आदर करना और उनका अनुगमन करना। नंबर 3 भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन व सुरक्षा करना। नंबर 4 देश की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवाओं में आवश्यकता के समय भाग लेना। नंबर 5 बच्चों भारत में सभी नागरिकों में भ्रातृत्व भावना विकसित करना, यानी भाईचारे की भावना विकसित करना। नंबर 6 प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को सुरक्षित रखना। नंबर 7 वनों, झीलों व जंगली जानवरों की सुरक्षा तथा उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न करना। वैज्ञानिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना, हिंसा को रोकना तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। नंबर 10 व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों के द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। नंबर 11 जो लास्ट में जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य के नीति निषेध तत्वों के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। आइए इसको उत्तर हम लोग बच्चों देखते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, पहले अपने देश में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। राज्य के नीति तत्व से तात्पर्य बच्चों राज्य के संचालन के लिए निर्देश। ये तत्व राज्य के लिए आदर्श हैं। वस्तुतः ये राजनीतिक घोषणा पत्र, नैतिक आचार संहिता एवं प्रशासन के मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार ये सिद्धांत उन लक्ष्यों को निर्देशित करते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए विधायिका तथा कार्यपालिका को अपनी नीतियों का संचालन करता है। राज्य के नीति तत्वों के द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक उत्थान हो सकता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य सही निर्देशन के अभाव में अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता और कभी भी रास्ते में भटक सकता है, उसी प्रकार नीति निषेध तत्वों के अभाव में राज्य भी अपने उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग से भटक सकता है। इसलिए संविधान के अंतर्गत राज्य के शासन संचालन संबंधी निर्देशों को सम्मिलित किया गया है। नीति निषेध तत्व वे नियम या सिद्धांत हैं जिन्हें संविधान सभा ने राज्य के शासन संचालन के लिए आवश्यक माना है। ये उन नैतिक सिद्धांतों की भांति हैं जिनका पालन करना या न करना राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। कानून राज्यों को इन निर्देशों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक भैया, यानी इन सब कर्तव्यों को चाहे पालन करें या ना करें, आप इनके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या है बच्चों? नीति निषेध तत्वों के महत्व का वर्णन कीजिए अथवा नीति निषेध तत्वों का महत्व अथवा उपयोगिता बताइए। आइए हेडिंग डालें हम लोग नीति निषेध तत्वों का महत्व तथा उपयोगिता। इनकी उपयोगिता अथवा महत्व निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1 ये तत्व राज्य की कल्याणकारी बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। नंबर 2 ये तत्व सरकार की राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। नंबर 3 इन तत्वों के अस्तित्व से एक दल से दूसरे दल में सत्ता हस्तांतरित हो जाने पर भी राष्ट्र कल्याण की गति में अवरोध उत्पन्न नहीं होता। नंबर 4 ये तत्व सदैव शासकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराते हैं। इससे कोई भी दल अनिष्टकारी कार्यों के प्रति उन्मुख नहीं होता है। नंबर 5 इन तत्वों के आधार पर ही गांधीवादी आदर्शों को कार्य रूप में पांडित किया जा सकता है। नंबर 6 ये तत्व शासन के मूल्यांकन के आधार पर हैं। नंबर 7 ये तत्व संविधान की व्याख्या में सहायक है। नंबर 8 ये सिद्धांत लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। नंबर 9 ये तत्व सांस्कृतिक उन्नति में सहायक होते हैं। ठीक भैया, चलो बच्चों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखें। नीति निषेध तत्वों के दोषों का विवेचना कीजिए। तो नीति निषेध तत्वों के दोष की विवेचना। नंबर 1 इन तत्वों के पीछे कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है, अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य इनका पालन करेगा भी या नहीं, और यदि करेगा तो किस सीमा तक है। ये तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र हैं। कैम्पसन के अनुसार जो लक्ष्य निश्चित किए गए हैं उनमें से कुछ का तो संभावित कार्यक्रम की वास्तविकता से बहुत ही थोड़ा संबंध है। नंबर 3 नीति निषेध तत्व एक संप्रभु राज्य में अप्राकृतिक प्रतीत होते हैं। नंबर 4 संवैधानिक विधिवेत्ताओं ने आशंका व्यक्त की है कि ये तत्व संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध के कारण भी बन सकते हैं। नंबर 5 इन तत्वों में अनेक सिद्धांत अस्पष्ट तथा तर्कहीन है। इन तत्वों में एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। नंबर 6
इन तत्वों की व्यवहारिकता व औचित्य को भी कुछ आलोचकों द्वारा चुनौती दी गई है। एक प्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों को ग्रहण करना अस्वाभाविक ही प्रतीत होता है। विधि विशेषज्ञों के दृष्टिकोण के अनुसार एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य के लिए इस प्रकार के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निजी तत्वों तथा मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए बच्चों इसको उत्तर देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंस है। निजी तत्वों या मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। निजी तत्वों तथा मौलिक अधिकारों में अनेक दृष्टियों में अंतर है। इस अंतर को जो है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, राज्य के निजी तत्वों के पीछे किसी प्रकार की बाध्यकारी कानूनी शक्ति नहीं है, किंतु मौलिक अधिकार के पीछे बाध्यकारी कानूनी बल होता है। नंबर 2, मौलिक अधिकारों के आवश्यकतानुसार सीमित या स्थगित किया जा सकता है, किंतु निजी तत्व सीमित या स्थगित अथवा परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। नंबर 3, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मात्र नागरिकों तथा राज्यों के संबंधों का वर्णन किया गया है, किंतु निजी तत्वों के अंतर्गत राज्य के आपसी संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय नीति का भी वर्णन किया गया है। नंबर 4, निजी तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है तथा मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। निजी तत्व मौलिक अधिकारों की अपेक्षा गौण है। नंबर 6, मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है जबकि निजी तत्वों का विषय राज्य है। मौलिक अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है जबकि निजी तत्वों सिद्धांतों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबंध है। इसके विपरीत निजी तत्व सिद्धांतों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है बच्चों।